वेलकम बैक 10 कदम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता। और आप जानते हैं दोस्तों, जैव विविधता का जो टॉपिक है ये इतना अच्छा टॉपिक है। आज के जो एग्जाम है अभी जो चल रहे हैं, चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो सीटेट का हो, या वो सीईटी का हो राजस्थान लेवल का, सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न जो है आजकल आ रहे हैं। एक और बात, भारत के संदर्भ में अगर जैव विविधता की हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो हम सबके लिए एक अच्छी बात है कि भारत उन टॉप 10 देशों में आ रहा है जहां पर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो है वो सबसे ज्यादा है। आप कह सकते हैं जैव विविधता का मतलब जीवों की जो प्रजातियां हैं वो सबसे ज्यादा, या मैं कहूं उनमें विविधता जो है वो सबसे ज्यादा है, उसको ऐसा हम समझ सकते हैं जिसे जैव विविधता कहते हैं। तो इसको लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने, जैव विविधता शब्द को प्रतिपादित किया, यानी जैव विविधता जो शब्द है उसको सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया? तो चैपमैन है, ओडम है, रोजेन है और टेंसले। इन सब में से सबसे पहले जैव विविधता का जो शब्द है दोस्तों, वैसे तो इस शब्द को रोजेन ने दिया था 1985 में, 1985 में सबसे पहले रोजेन ने यह शब्द दिया। लेकिन विल्सन जो कि जैव विविधता का जनक भी है, उनको भी इस शब्द का प्रतिपादित माना जाता है। लेकिन सही हमारा एनसीईआरटी के अनुसार जो आंसर होगा वो क्या होगा? रोजेन होगा। रोजेन ने 1985 में इस शब्द का प्रतिपादन किया था। और इनका पूरा नाम जो है विल्सन, इनका जो है रोजेन का वोल्टर जे, इनका पूरा नाम है वोल्टर जे रोजेन। 1985 में इन्होंने इस शब्द को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा में जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, यानी कि एक जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो फूड चेन होती है, उसमें एक स्तर से दूसरे स्तर तक, एक स्तर से दूसरे स्तर तक जब ऊर्जा का स्तर है, ऊर्जा का लेवल है, वो कितना जाता है दूसरे जीव के पास में, तो या उपभोक्ता के पास में, तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए खाद्य श्रृंखला अपन यहां पर बनाते हैं कि जैसे सबसे पहले घास है, मान लीजिए घास को खाया किसने? कीट पतंगों ने। और कीट पतंगों को खाया मान लीजिए चूहे ने, ठीक है, चूहे को सांप, और सांप को जो है बाज। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो केवल कितना होगा? 10% होगा। कितना होगा? 10%। तो इसको याद रखें, ऑप्शन में है 40%, 30%, 20%, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10%। और ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों हेडमास्टर 2020 में। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो पूछा गया था प्रयोगशाला सहायक 2022, हाल ही के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी भारत का सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, याद रखिए। सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? नहीं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत का पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये जो उद्यान है ये उत्तराखंड में है। ये राष्ट्रीय जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और ये जो प्रश्न आया वो भी उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम 2017 में आया, तो अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक बात याद रखिए, इसको सबसे पहले भारत का एक प्राचीन राष्ट्रीय उद्यानों में भी आता है। इसके अलावा ये जाना जाता है विशेषकर जो बंगाल बाघ परियोजना है, बंगाल में जो बाघ परियोजना लागू हुई, वहां पर बाघों को सुरक्षित करने के लिए इस परियोजना में इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रारंभ किया गया, या इसको ये जिम्मेवारी सौंपी गई। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको कि पूरे देश में, पूरे भारत में उन पर, उनके शिकार पर प्रतिबंध है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में उन जीवों का संरक्षण दिया जाता है जिसमें जैसे हिमालय भालू हैं वो इसके अंदर है। इसके अलावा बाघ, विशेषकर बंगाल टाइगर जो है
बंगाल टाइगर पूरी दुनिया में जो आज चर्चित है, वो भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में उनको उस एक परियोजना के तहत इनको जो है सेव किया गया था, सुरक्षित किया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि भारत में यूं तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे अधिनियम है, विविधताओं को बचाने के लिए, हॉटस्पॉट को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए, लेकिन भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है मुख्य जो है? तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982। तो इसमें हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण 1972 ये भारत में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है, और भारत में जो भी औषधियां हैं, इसके अलावा वनों में जो एक देसी औषधियों की बात कर सकते हैं, विभिन्न विविधता है जीव में, उनको बात कर सकते हैं, तो उन सबको सुरक्षा देने का काम करता है। और पूरे देश में जो है अगर कहीं पर भी किसी जीव पर खतरा मंडराता है या वो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, तो उनको प्रतिबंध करने का काम भी ये कानून करता है, और उनको कड़ी से कड़ा जो है दंड दिलाने का काम भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 करता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों पहले तो ये जानिए, रेड डाटा जो बुक है ये क्या करती है, जो ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो गए हैं, उन जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनका नाम इसमें संग्रहित होता है और फिर उस पर वर्क होता है पूरा, उनको वापस से कैसे स्टेबल किया जाए वापस से, और उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। तो उन जीवों की सूची जो है रेड डाटा बुक के अंदर होती है। तो इसका प्रकाशन कौन करता है? ध्यान रखिए, इसका प्रकाशन करता है IUCN। IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, और ये जो है रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है। किसी भी देश में किसी भी जीव का जो है जब विलुप्त होने की कगार पर होती है तो फिर वो रेड डाटा बुक के अंदर अंकित की जाती है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस प्रकार का जो प्रश्न है दोस्तों वो किया जाता है, आपको ऑप्शन में देख के किया जाएगा, यानी जो ऑप्शन है उसमें से देखना पड़ेगा, क्योंकि सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया। तो शांत घाटी है, कश्मीर घाटी है, फूलों की घाटी है, दामोदर घाटी है। इसमें दोस्तों शांत घाटी जो है वो भारत में सर्वाधिक, इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला जो क्षेत्र है वो है शांत घाटी वाला क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित जो प्रश्न है, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये किससे संबंधित है? क्या सफेद शेर से संबंधित है, या CFC से संबंधित है, जल प्रदूषण से संबंधित है, या कृषि से संबंधित है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जो विश्व के अधिकांश जो देश हैं उन वो मिलकर के और एक प्रोटोकॉल उन्होंने तैयार किया, जिसपे भारत ने भी जो है हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें क्या है, CFC को लेकर के जो है ये प्रोटोकॉल किया गया। पहले जानिए CFC क्या है। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब यदि कार्बन की संयुक्ता को क्लोरीन और फ्लोरीन मिलकर के पूर्ण करें, कार्बन की जो संयुक्ता है उसे क्लोरीन और फ्लोरीन मिलकर पूर्ण करें, तो उसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको दोस्तों एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं फ्रियोन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रियोन भी इसको बोलते हैं, फ्रियोन। और CFC या फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको शीतलक के रूप में यूज करते हैं। जैसे AC है, फ्रिज है, उसमें ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है आपकी ओजोन लेयर को, O3 की जो परत है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है। एक तो CFC जो है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, तो हम कहेंगे यहाँ O3 परत, ओजोन की परत को ये नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये जो CFC है इसमें कौन से घटक है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, तो इसमें CFC के अंदर भी जो क्लोरीन के घटक हैं, जो क्लोरीन परमाणु हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन परत को। इसके अलावा CFC को लेकर के इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उसमें हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। दोस्तों हम सबके लिए एक खुशी की बात यह है कि हमारी जो पवित्र नदी है जिसको हम माँ गंगा के नाम से जानते हैं, उस गंगा में एक
जो है मछली पाई जाती है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन भी बोलते हैं, गंगा के डॉल्फिन या गंगे डॉल्फिन। तो उस डॉल्फिन को किस वर्ष में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जीव नहीं, राष्ट्रीय जीव तो बाघ हो जाएगा, पैंथर टाइग्रिस, लेकिन राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो ये घोषित किया गया था किसको? गंगे डॉल्फिन को। और कब किया गया था? 2009 के अंदर किया गया था। इसके अलावा प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है, काजीरंगा अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? शेर पाया जाता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, गैंडा पाया जाता है या हाथी? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वन्यजीव, ठीक है। इसके अलावा विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, विश्व का, पूरे जो वर्ल्ड है उसका जो वन्यजीव का कोष है, जो भी जीवों पर खर्च होने वाला जो कोष बनाया हुआ है उसका क्या है? प्रतीक चिन्ह रख देते हैं। हर संस्था अपना कोई ना कोई एक प्रतीक, एक सिंबल रखती है। तो इसका क्या सिंबल है? इनमें से विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? इसका सिंबल क्या है? क्या ध्रुवीय भालू है, क्या उल्लू है, लाल पांडा है या चीता है? तो ध्यान रखिए इसका है लाल पांडा, ये इसका जो है प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों इसमें 10 के दम में साइंस से प्रमुख जो प्रश्न है अपन वो लेकर यहाँ पर आते हैं। ध्यान रखिए भले ही इसमें प्रश्नों की संख्या कम हो, लेकिन सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामों में, क्योंकि विगत एग्जामों के प्रश्नों को देखते हुए ये प्रश्नों की रचना इस प्रकार से की गई है। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।